आप सभी को आपके अपने यूट्यूब चैनल केवीएस स्टडी पर सभी लोग को स्वागत करता हूं। हम लोग सॉल्व कर रहे थे प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन लोअर पीसीएस का। अगर आप किसी भी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए क्लास इंपॉर्टेंट है। इससे पहले के पार्ट मैंने प्राचीन भारत और मध्यकालीन इतिहास दोनों ही कवर करके रखे हैं, आप प्लेलिस्ट में जाकर जरूर देख लेना। आज का हमारा टॉपिक है भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन से स्टार्ट होगा, यानी 1857 का विद्रोह के बारे में बात करते हैं। यहाँ से किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं उसको देखते हैं। आइए हम लोग क्वेश्चन की बात करते हैं, किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। 1857 के विद्रोह के दौरान निम्नलिखित ऐतिहासिक व्यक्तित्व यानी सूची 1 का उनकी भूमिकाओं के यानी सूची 2 से आपको मिलान करना है। सूची 1 को सूची 2 से आपको सुमेलित करना है। सूची 1 में क्या कह रहा है, नाना साहब कहाँ का नेतृत्व कर रहे थे, यानी भूमिका इनकी कहाँ से थी, तो इसको याद रखना। नाना साहब कानपुर से कर रहे थे। मौलवी साहब की बात कर लेते हैं तो ये फैजाबाद से कर रहे थे। खान अब्दुल खान की बात करेंगे तो ये बरेली से ही कर रहे थे। कारू भगत की बात करेंगे तो ये रानीपुर से नेतृत्व कर रहे थे, तो इनको याद रखना सभी को। तो इसके अकॉर्डिंग अगर ऑप्शन मैच करेंगे तो ऑप्शन नंबर डी मैच कर रहा है। पहले का ए, दूसरे का बी, तीसरे का सी, चौथे का डी, इस प्रकार से सुमेलित होता है। नाना साहब की बात करेंगे कानपुर में विद्रोह का नेतृत्व कर रहे थे। कारू भगत की बात करेंगे रानीपुर से स्वतंत्रता सेनानी की नेतृत्व कर रहे थे। मौलवी अहमदुल्ला की बात करेंगे तो ये फैजाबाद से कर रहे थे। और खान बहादुर खान की बात करेंगे तो ये बरेली से कर रहे थे, तो ये सही सुमेलित है। आगे बात कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या कर रहा है, निम्नलिखित में से किनके द्वारा 1857 की क्रांति शुरुआत की गई थी, तो इसको याद रखना। किसके द्वारा किया गया था, सिपाहियों के द्वारा इसकी शुरुआत की गई थी। 1857 की क्रांति की बात करेंगे तो सिपाहियों के द्वारा इसकी शुरुआत की गई थी। क्रांति की शुरुआत की बात करेंगे तो 10 मई 1857 ईस्वी में इसकी शुरुआत की जाती है। इस क्रांति का शुरुआत मेरठ से हुआ था। धीरे धीरे एक कानपुर, बरेली, झांसी, दिल्ली, अवध, इन सभी स्थानों पर फैल गया था। आगे बात कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या कर रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा 1857 के विद्रोह का परिणाम था, तो इसको याद रखना। कौन सा इसका परिणाम था, ईस्ट इंडिया कंपनी की शक्तियों को ब्रिटिश क्राउन में हस्तांतरित कर दिया था, तो ये भी हमारा सही है। अंग्रेज ने भारत में लोगों पारंपरिक धार्मिक और सामाजिक प्रथाओं को कुचलने का फैसला किया था, गलत सुमेलित है। जमींदारों की रक्षा की नीतियों का समाप्त कर दिया गया था, तो यह भी गलत है। अंग्रेजों ने फैसला किया कि सेना में भारतीय सैनिकों का अनुपात बढ़ाया जाएगा, यह भी गलत है। तो इसमें ऑप्शन नंबर ए सुमेलित है, तो इसको याद रखना। 1857 के विद्रोह की स्वतंत्रता संग्राम की बात करेंगे तो असफल रहा, लेकिन इसके दूरगामी परिणाम की बात करेंगे तो काफ़ी उपयोगी। इसके फलस्वरूप भारत सरकार अधिनियम 1858 द्वारा ब्रिटिश क्राउन के कंपनी से भारत पर शासन करने के सभी अधिकार वापस ले लिए गए थे, तो इसको याद रखना। भारत का शासन सीधे ब्रिटिश क्राउन द्वारा भारत के सचिव 15 सदस्यों की एक परिषद द्वारा शासित किया जाने लगा था, तो इसको याद रखना। अब सीधे क्राउन शासन कर रहे हैं इस पर। यह परिषद प्रकृति में सिर्फ सलाहकार थी। इस अधिनियम के गवर्नर जनरल की उपाधि वायसराय में बदल दिया गया था, तो इसको याद रखना। गवर्नर जनरल की उपाधि वायसराय के रूप में बदल दिया गया था इसी अधिनियम के तहत में, जो सीधे ब्रिटिश सरकार द्वारा नियुक्त किया जाता था। भारत के प्रथम वायसराय की बात करेंगे तो लॉर्ड कैनिंग थे, तो इसको याद रखना। 1 नवंबर 1858 में इलाहाबाद में आयोजित दरबार के लॉर्ड कैनिंग ने महारानी विक्टोरिया की उद्घोषणा को पढ़ा। उद्घोषणा में भारत कंपनी का शासन समाप्त कर भारत का सीधे क्राउन के अधीन कर दिया गया था, तो इसको याद रखना। कंपनी का शासन समाप्त करके सीधे क्राउन से शासन किया जा रहा था।
यह घोषणा पत्र इलाहाबाद में 1858 ईस्वी में पढ़ा गया था, तो इसको याद रखना। आगे बात कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या करा, कानपुर में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था, तो इसको याद रखना। नाना साहब जी ने किया था कानपुर का 1857 के विद्रोह का नेतृत्व। कानपुर में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व नाना साहब ने किया था, तो इसको याद रखना। नाना साहब की ओर से लड़ने की मुख्य जिम्मेदारी तात्या टोपे को थी, इसको याद रखना। जिनका मूल नाम रामचंद्र पांडुरंग था। 1857 के विद्रोह का नेतृत्व झांसी में रानी लक्ष्मीबाई, बिहार में जगदीशपुर के बाबू कुंवर सिंह और लखनऊ में बेगम हजरत महल। इलाहाबाद में बात करेंगे मौलवी लियाकत अली, बरेली में खान बहादुर खान। ये सभी नेतृत्व कर रहे थे 1857 की क्रांति का अपने अपनी जगहों से। वहीं हम बात कर लेंगे फैजाबाद से मौलवी अहमद उल्ला जी नेतृत्व कर रहे थे। दिल्ली में बात करेंगे जनरल बख्त खान नेतृत्व कर रहा था। ये सभी 1857 की क्रांति का नेतृत्व कर रहे थे, तो ये सभी इम्पॉर्टेंट है, नोट कर लेना कहीं। आगे बात कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या करा, जब मंगल पांडे विद्रोही हो गए तब वह 34वें मूल इन्फेंट्री रेजिमेंट में एक सिपाही थे, जो किस स्थान पर स्थित था, तो याद रखना बैरकपुर में स्थित था ये रेजिमेंट। जब मंगल पांडे विद्रोही हो गए थे तो 34वें मूल इन्फेंट्री रेजिमेंट में एक सिपाही थे, जो बैरकपुर में स्थित था। इनके द्वारा किया गया विद्रोह भारतीय स्वतंत्रता संग्राम की पहली बड़ी घटना थी, तो इसको याद रखना, जिसे 1857 के विद्रोह के नाम से जाना जाता है। आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, रानी लक्ष्मीबाई का विवाह झांसी के किस राजा से हुआ था, तो ऑप्शन नंबर ए दिया शिवराव, बी दिया दामोदर राव, सी दिया बाजीराव, डी दिया गंगाधर राव। तो इसमें ऑप्शन नंबर जो डी दिया रखा है गंगाधर राव से इनका विवाह हुआ था, तो इसको याद रखना। रानी लक्ष्मीबाई का विवाह 14 वर्ष की आयु में 1842 ईस्वी में 40 वर्ष के गंगाधर राव नेवालकर से हुआ था, तो उसको याद रखना, जो झांसी के तत्कालीन महाराजा थे। रानी लक्ष्मीबाई का जन्म काशी में हुआ था, तो इसको याद रखना। आगे बात कर लेते हैं। भारतीय स्वतंत्रता के प्रथम संग्राम 1857 के संदर्भ में निम्नलिखित में कथनों को पढ़े और सही विकल्प आपको बताना है। कथन नंबर 1 क्या कह रहा है, इसमें सिपाही विद्रोह के नाम से भी जाना जाता है, ये दे रखा वो सही है। बी क्या कह रहा, यह जम्मू कश्मीर के उधमपुर जिले में शुरू किया गया था, तो यह जम्मू कश्मीर में नहीं है। सी क्या कह रहा, यह दिल्ली, आगरा, कानपुर और लखनऊ में व्यापक रूप से फैला था, तो यह भी सही है, ऑप्शन नंबर सी। तो इसमें ऑप्शन नंबर ए और सी दोनों सही है। देखते हैं इसमें ऑप्शन हमारा कौन सा मैच खाता है। ऑप्शन नंबर बी सही है, ए और सी, बी हमारा गलत दे रखा है, तो इसको याद रखना। आगे बात कर लेते हैं, व्याख्या देखते हैं। 1857 का भारतीय विद्रोह, जिसमें प्रथम भारतीय स्वतंत्रता संग्राम सिपाही विद्रोह के नाम से भी जाना जाता है, इसकी शुरुआत की बात करेंगे तो 10 मई 1857 ईस्वी में मेरठ से हुआ था, तो इसको याद रखना। मेरठ के विद्रोही 11 मई दिल्ली पहुंचे और 12 मई 1857 ईस्वी को उन्होंने दिल्ली पर अधिकार कर लिया। यह ब्रिटिश शासन के विरुद्ध एक सशस्त्र विद्रोह था, जो भारत के विभिन्न क्षेत्रों में 2 वर्ष तक चला था, तो इसको याद रखना। यह विद्रोह दिल्ली, आगरा, कानपुर, लखनऊ इन सभी जगहों पर व्यापक रूप से फैला हुआ था, तो इसको याद रखना। आगे बात कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा, मेरठ छावनी में 1857 के सैनिक विद्रोह की शुरुआत कब हुई थी, तो उसको याद रखना। 10 मई 1857 ईस्वी में इसकी शुरुआत की जाती है। 29 मार्च 1857 को बैरकपुर यानी पश्चिम बंगाल में है अपने सार्जेंट पर हमला कर दिया और उसकी हत्या कर दी थी। फलस्वरूप 18 अप्रैल 1857 को मंगल पांडे को फांसी दे दी जाती है। 14वें पैदल सेना रेजिमेंट को भंग कर दिया जाता है। 10 मई 1857 को मेरठ के छावनी के सैनिकों ने खुला विद्रोह शुरू कर दिया और अपने अफसरों पर गोलियां
चला दी। अपने साथियों को मुक्त कराकर दिल्ली की ओर चल दिए। तो इसको याद रखना। तो इसका मेन विद्रोह 10 मई 1857 को स्टार्ट होता है। आगे बात कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या करा है, निम्नलिखित में से किसने 1857 के विद्रोह को दबाने के लिए अंग्रेजों को सहायता पर, इसको याद रखना। तो इसको याद रखना, अवध की बेगम हजरत महल। 1857 का विद्रोह बैरकपुर से शुरू हुआ था। लखनऊ में विद्रोह का प्रारंभ 4 जून 1857 को लखनऊ में बेगम हजरत महल के नेतृत्व में हुआ था। तो इसको याद रखना। जबकि ग्वालियर सिंधिया, इंदौर होलकर, ग्वालियर में सिंधिया ने किया था, इंदौर में होलकर ने किया था, हैदराबाद के निजाम ने किया था, जोधपुर के राजा ने किया था, भोपाल के नवाब ने किया था, पटियाला के नवाब ने किया था, कश्मीर के महाराजा ने 1857 के विद्रोह को कुचलने के लिए अंग्रेजों की सहायता की थी। आगे बात कर लेते हैं। 1857 के प्रथम स्वतंत्रता विद्रोह में भाग लेने वाली प्रसिद्ध महिला स्वतंत्रता सेनानी कौन थी? तो उनको याद रखना, बेगम हजरत महल थी। बेगम हजरत महल ने 1857 के प्रथम स्वतंत्रता विद्रोह में लखनऊ से भाग लिया था। तो इसको याद रखना। इन्हें मैक परी भी कहा जाता है। ये वाजिद अली शाह की द्वितीय पत्नी थी। तो उनको याद रखना। आगे बात कर लेते हैं। 1857 के सिपाही विद्रोह में सिपाहियों को किस कंपनी द्वारा बनाए गए कारतूसों पर आपत्ति थी? तो इसको याद रखना, एनफील्ड द्वारा बनाए गए कारतूसों पर आपत्ति थी। 1857 में अंग्रेजों ने पुरानी बंदूक ब्राउन वेस के स्थान पर एनफील्ड राइफल को प्रयोग करने का निर्णय लिया था। उसके लिए जो कारतूस बनाए गए उन्हें राइफल में भरने से पहले मुंह से खोलना पड़ता था। इन कारतूसों में गाय और सुअर की चर्बी का प्रयोग किया जाता था। यह चर्बी वाला कारतूस ही वर्ष 1857 की क्रांति का तत्कालीन प्रमुख कारण बन गया था। तो इसको याद रख। आगे बात कर लेते हैं। 1857 के विद्रोह के प्रसिद्ध नेताओं में से एक तात्या टोपे को अंग्रेजों ने 1859 में फिलिंदा विलेंग आपको भरना है, फांसी दिया था। कहाँ पर फांसी दिया था? तो इसको याद रखना, शिवपुरी में इनको फांसी दिया गया था, तात्या टोपे को। 1857 के विद्रोह के प्रसिद्ध नेता में से एक तात्या टोपे को ब्रिटिश सरकार ने 18 अप्रैल 1859 को शिवपुरी यानी मध्य प्रदेश में फांसी दे दिया था। इनका मूल नाम था आत्माराम पांडुरंग था। सिपाही विद्रोह किस वर्ष हुआ था? तो उसको याद रखना, 1857 में सिपाही विद्रोह हुआ था। 1857 के विद्रोह में सिपाही विद्रोह के नाम से जाना जाता है। ब्रिटिश सरकार ने 1857 में सैनिकों के प्रयोग के लिए ब्राउन बैस के स्थान पर इनफील्ड राइफल का प्रयोग करवाया था, जिसमें कारतूस को लगाने के लिए पूर्वदास से खींचना पड़ता था और कारतूस में सुअर और गाय की चर्बी का प्रयोग होता था। इसी के विरुद्ध इन सब कारतूस में गाय और सुअर दोनों की चर्बी लगाई जाती थी। इसलिए हिंदू और मुस्लिम सैनिक भड़क उठे। परिणाम स्वरूप 1857 के सिपाही विद्रोह की शुरुआत हो गई थी। तो इसको याद रखना। सभी को आपके अपने यूट्यूब चैनल के बेसिस स्टडी पर सभी लोग को स्वागत करता हूं। हम लोग सॉल्व कर रहे थे प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन लोअर पीसीएस के। अगर आप किसी भी कंपटीशन की तैयारी करें तो आपके लिए क्लास इंपॉर्टेंट है। इससे पहले के पार्ट मैंने प्राचीन भारत और मध्यकालीन इतिहास को मैंने कवर करके रखा। आप प्ले लिस्ट में जाकर जरूर देख लेना। अगर आप किसी भी कंपटीशन की तैयारी करें तो आपके लिए क्लास इंपॉर्टेंट है। आइए हम लोग देखते हैं यहाँ से किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उसको देख लेते हैं। 1920 में उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ जिले में पहला किसान मार्च किसके द्वारा आयोजित किया गया था? तो इसको याद रखना, किसके द्वारा आयोजित किया गया था? जवाहरलाल नेहरू द्वारा इसका आयोजित किया गया था। तो इसको याद कर लेना। 1920 में उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ जिले में पहला किसान मार्च जवाहरलाल नेहरू द्वारा आयोजित किया गया था। तो इसको याद रखना। फैक्चुअल क्वेश्चन है, आरओ में यहाँ से क्वेश्चन पुटअप किए गए हैं। भूदान ग्रामदान आंदोलन निम्नलिखित में से किसके द्वारा शुरू किया गया था? तो उसको याद रखना, किसके द्वारा? विनोबा भावे द्वारा इसका आंदोलन का शुरुआत किया गया था। भूदान आंदोलन संत विनोबा भावे द्वारा सन 1951 में आरंभ किया गया था। यह स्वैच्छिक भूमि सुधार आंदोलन था। इस आंदोलन के माध्यम से समाज के सभी वर्गों के हितों की रक्षा की गई थी। यह आंदोलन वर्तमान में तेलंगाना राज्य
पोचमपल्ली गांव से शुरू हुआ था, तो इसको याद रखना। तो भूदान आंदोलन विनोबा भावे द्वारा 1951 में इसकी शुरुआत की गई थी। अगर इसकी बात करते हैं किस राज्य से आंदोलन शुरुआत किया गया था, तेलंगाना के पोचमपल्ली गांव से इसका शुरुआत किया गया था। आगे बात कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, 1928 के बारदौली सत्याग्रह का नेतृत्व ने किया था, तो फिल इन द ब्लैंक आपको भरना है। तो इसमें क्या था, किसने नेतृत्व किया था, सरदार वल्लभ भाई पटेल जी ने नेतृत्व किया था। वर्ष 1928 के बारदौली सत्याग्रह के नेतृत्व तो सरदार वल्लभ भाई पटेल ने किया था। यह एक किसान आंदोलन था। इस आंदोलन में सरदार पटेल ने लगान वृद्धि का विरोध किया था। आंदोलन के सफल होने के बाद वहाँ की महिलाओं ने वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि प्रदान की थी, तो इसको याद रखना। बारदौली सत्याग्रह का नेतृत्व सरदार वल्लभ भाई पटेल जी ने किया था। लगान में वृद्धि के विरोध के कारण इस आंदोलन की शुरुआत किया गया था। आगे बात कर लेते हैं, अगली घटना हमारी क्या है, निम्नलिखित में से कौन अवध के कृषक आंदोलन का नेता था, तो इसको याद रखना। बाबा रामचंद्र अवध कृषक आंदोलन के नेता थे, तो इसको याद रखना। अवध के कृषक आंदोलन के नेता बाबा रामचंद्र थे। यह मूलतः महाराष्ट्र के रहने वाले थे। इन्होंने जमींदारी के विरुद्ध अवध के किसानों को संगठित करने के लिए पहल किया था, तो इसको याद रखना। यह सन्यासी वेश में रहकर सभाएं आयोजित करने लगे थे। रामचरितमानस के पाठ द्वारा किसानों को जागृत एवं संगठित किया। इन्हीं के प्रयास से अक्टूबर 1920 में प्रतापगढ़ में एक समानांतर संगठन अवध किसान सभा का गठन किया गया। आगे बात कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या कर रहा है, निम्नलिखित में से किसने 1928 में बारदौली सत्याग्रह का नेतृत्व किया था, तो इसको याद रखना। सरदार वल्लभ भाई पटेल जी ने नेतृत्व किया था। लगान की वृद्धि के कारण इन्होंने इसका नेतृत्व किया था। इसके सफल होने के कारण वहाँ की महिलाओं ने इन्हें सरदार की उपाधि दी थी। बारदौली सत्याग्रह का नेतृत्व सरदार वल्लभ भाई पटेल ने किया था। यह आंदोलन 1928 में गुजरात के बारदौली तालुका में किसानों द्वारा भूमि कर में वृद्धि के विरोध में शुरू किया गया था, तो इसको याद रखना। बारदौली सत्याग्रह के बाद वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि वहाँ की महिलाओं द्वारा दी गई थी, तो इसको याद रखना। आगे बात कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या कहा, निम्नलिखित में से किस घटना के बाद वल्लभ भाई पटेल को सरदारी की उपाधि मिली थी, तो इसको याद रखना। बारदौली सत्याग्रह के बाद इन्हें सरदार की उपाधि मिली थी, तो इसको याद रखना। बारदौली सत्याग्रह की बात करेंगे तो ये गुजरात में हुआ था। 1928 में यह घटना हुआ था। किसान आंदोलन एक प्रकार से था। ये प्रांतीय सरकार के कृषकों के लगान में 22% की वृद्धि कर दी गई थी। वल्लभ भाई पटेल ने लगान में वृद्धि के कारण विरोध प्रदर्शन किया था, तो इसको याद रखना। सत्याग्रह का प्रारंभ किया था सरदार वल्लभ भाई पटेल जी ने। अंततः सरकार को विवश होकर लगान वृद्धि वापस लेना पड़ा था। बारदौली सत्याग्रह के सफल होने के बाद वहाँ की महिलाओं की तरफ से महात्मा गांधी ने सरदार वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि से संबोधित किया था, तो इसको याद रखना। आगे हम लोग का अगला टॉपिक है जनजातीय आयन प्रमुख आंदोलन के बारे में बात कर लेते हैं। आइए देखते हैं यहाँ से किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उसको देख लेते हैं। वर्ष 1910 में मध्य भारत में निम्नलिखित में से कौन सा विद्रोह शुरू हुआ था, तो इसको याद रखना। बस्तर का विद्रोह शुरू हुआ था 1910 में, तो इसको याद रखना। 1910 में मध्य भारत के छत्तीसगढ़ में बस्तर विद्रोह शुरू हुआ था, तो इसको याद रखना। यह मध्य भारत का बस्तर की रियासत में ब्रिटिश राज के खिलाफ एक आदिवासी का विद्रोह था, तो इसको नोट कर लेना। इसका नेतृत्व आदिवासी नेता मुंडा गुंडाधुर और राजा के दीवान व चचेरे भाई लाल करेंद्र सिंह ने किया था, तो इसको याद रखना। विद्रोह का प्राथमिक कारण जंगलों के उपयोग के संबंध में ब्रिटिश औपनिवेशिक नीतियाँ थी, तो इसको याद रखना। कोल विद्रोह कब हुआ था? 1831 से 32 के मध्य में कोल विद्रोह चला था।
उसके बाद में आएगा संथाल विद्रोह। संथाल विद्रोह का आयोजन कब हुआ था, तो इसको याद रखना 1855 से 56 के मध्य में संथाल विद्रोह चला था। वर्ली विद्रोह की बात करेंगे तो 1945 में वर्ली विद्रोह चला था। तो ये सभी विद्रोह पूछे जाते हैं, इनको मैच द फॉलोइंग में यूपीपीएससी में पूछा हुआ क्वेश्चन है। हमारा क्या कह रहा है, 1855 और 56 के मध्य में संथाल विद्रोह का नेतृत्व निम्नलिखित में से किस नेता ने किया था, तो इसको याद रखना सिद्धू और कान्हू मुर्मू ने इसका नेतृत्व किया था। मुंडा विद्रोह की बात करेंगे तो बिरसा मुंडा नेतृत्व किए थे। संथाल विद्रोह की बात करेंगे सिद्धू और कान्हू मुर्मू इसका नेतृत्व किए थे संथाल विद्रोह का। सन्यासी विद्रोह का बात करेंगे केंद्र सरकार ने इसका नेतृत्व किए थे। आगे बात कर लेते हैं, बिरसा मुंडा के आंदोलन 1990 के दशक को निम्नलिखित में से किसके लिए याद किया जाता है, तो उसको याद रखना ब्रिटिश हस्तक्षेप के विरुद्ध जनजातीय स्वशासन की स्थापना के लिए इसको याद किया जाता है। बिरसा मुंडा का आंदोलन, जिसे उलगुलान या महाविप्लव के नाम से भी जाना जाता है, तो इसको याद रखना 1890 के दशक में शुरू हुआ था यह विद्रोह। यह आंदोलन ब्रिटिश औपनिवेशिक सरकार, साहूकारों और जमींदारों के खिलाफ था, जिन्होंने आदिवासियों के पारंपरिक भूमि अधिकारों और सांस्कृतिक पहचान को नष्ट कर दिया था। बिरसा मुंडा ने जनजातीय लोगों को ब्रिटिश हस्तक्षेप के मुक्त कर उनकी ज़मीन पर स्वामित्व और खेती करने का अधिकार को बहाल कराने के लिए संघर्ष किया था, तो इसको याद रखना बिरसा मुंडा। जिससे जनजातीय स्वशासन की स्थापना हुई थी, तो इसको याद रखना। तो बिरसा मुंडा इसमें इंपॉर्टेंट है, नोट कर लेना इनको। आगे बात कर लेते हैं, अगला क्वेश्चन हमारा क्या था, निम्नलिखित में से किस स्वतंत्रता सेनानी ने वन कानून विरुद्ध 1922 के रंपा विद्रोह का नेतृत्व किया था, तो उसको याद रखना। रंपा विद्रोह का नेतृत्व अल्लूरी सीताराम राजू ने किया था। रंपा विद्रोह कब हुआ था, 1922 से 1924 के मध्य में चला था रंपा विद्रोह, तो उसको याद रखना। इसका नेतृत्व अल्लूरी सीताराम राजू ने किया था, जिसे अक्सर मान्यम विद्रोह भी कहा जाता, तो उसको याद रखना। मद्रास प्रेसिडेंसी में ब्रिटिश औपनिवेशिक शासन के विरुद्ध अल्लूरी सीताराम राजू के नेतृत्व में यह महत्वपूर्ण आदिवासी आंदोलन था, तो उसको याद रखना। यह विद्रोह दमनकारी वन कानून के कारण शुरू हुआ था, तो उसको नोट कर लेना। रंपा विद्रोह पूछा जाता है, तो इसको डेट मैच द फॉलोइंग में पूछा जाता है। 1922 से 1924 के मध्य में रंपा विद्रोह हुआ था। आगे बात कर लेते हैं, बक्सी जंगबंधु के ब्रिटिश भूमि राजस्व नीति के विरोध में पाइका विद्रोह का नेतृत्व किस वर्ष किया गया था, तो इसको याद रखना। पाइका विद्रोह कब हुआ था, तो इसको याद रखना 1857 में पाइका विद्रोह हुआ था उड़ीसा में। पाइका विद्रोह उड़ीसा में हुआ था 1857 में, जिसने पूर्वी भारत में ब्रिटिश शासन की नींव हिला दी थी। पाइका मूलतः उड़ीसा के गणपति शासकों की किसान सेना थी, तो इसको याद रखना, जो युद्ध के समय राजा को सैन्य सेवा प्रदान करते थे और शांति के समय खेती करते थे। 1817 की शुरुआत में बक्सी जगबंधु विद्याधर ने नेतृत्व किया था, अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह किए थे, तो इनको याद रखना। बक्सी जंगबंधु को 1825 में गिरफ्तार कर लिया और 1829 में कैद की। 1829 में कैद में ही उनकी मृत्यु हो जाती है, तो इसको याद रखना। आगे बात कर लेते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा मुंडा विद्रोह के दौरान बिरसा मुंडा द्वारा मुंडा आदिवासियों समुदाय को सुझाया गया सुधार नहीं है, तो इसको याद रखना कौन सा था। अतीत में जीना छोड़ देना, यह इनके द्वारा सुझाया गया सुधार नहीं था। बिरसा मुंडा ने 1895 में छोटा नागपुर, बंगाल और उड़ीसा के आदिवासियों को एकजुट करके मुंडा विद्रोह की शुरुआत किया था। इन्होंने बिरसाइत नामक एक धर्म की स्थापना की थी जो ईश्वर में विश्वास करता था। इनके द्वारा शराब, तंत्र मंत्र और जादू टोने के खिलाफ अभियान चलाया गया था। लोगों को अपनी भूमि पर खेती करने तथा लोगों को स्वच्छ रहने के लिए जागरूक किया गया। बिरसा मुंडा ने आदिवासी लोगों को अपनी सांस्कृतिक धरोहर और सामुदायिक भूमि स्वामित्व से जुड़े
अधिकारों से अवगत कराया था, तो इसको याद रखना। बिरसा मुंडा का बहुत महत्वपूर्ण रोल है। इन्होंने लोगों को जागरूक किया, तंत्र मंत्र टोना जाटू इन सभी से उन्होंने परिचित कराया। उसके बाद में स्वयं को स्वामित्व और स्वच्छ रहने के लिए भी जागरूक किया था, तो इसको याद रखना। बिरसा मुंडा का बहुत ज़्यादा रोल था इनमें। छोटा नागपुर, पठार, बंगाल और उड़ीसा में आदिवासियों को एकजुट किए थे इन्होंने। आगे बात कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या करा, निम्नलिखित में से कौन सा रांची का है? रांची के नेता बिरसा के नेतृत्व में एक आदिवासी विद्रोह था जो एक धार्मिक आंदोलन के रूप में प्रारंभ हुआ था। बाद में औपनिवेशिक भूमि बंदोबस्त, साहूकार और वन ठेकेदारों के विरुद्ध लड़ाई में बदल गया था, तो उसको याद रखना। मुंडा विद्रोह था जो बाद में चलकर यह बदल गया था लड़ाई। मुंडा विद्रोह बिरसा मुंडा के नेतृत्व में रांची के आसपास में हुआ था। एक आदिवासी विद्रोह था ये, जिसने धार्मिक रूप से शुरुआत की और बाद में औपनिवेशिक भूमि बंदोबस्त, साहूकार और वन ठेकेदारों के विरुद्ध में लड़ाई बदल गया था। यह विद्रोह मुंडा भूमि अधिकारों और पारंपरिक सांस्कृतिक पहचान की रक्षा पर जोर दिए जाने के लिए शुरुआत किया था, तो उसको याद रखना बिरसा मुंडा। आगे बात कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या करा, 1831 से 1832 में किस जनजातीय विद्रोह का नेतृत्व बुद्धू भगत ने किया था और इसमें शोषक जमींदारों को और ब्रिटिश अधिकारियों को लक्षित किया गया था, तो उसको याद रखना। यह कोल विद्रोह था जिसका नेतृत्व बुद्धू भगत जी ने किया था। 1831 से 1832 के मध्य में यह विद्रोह हुआ था। 1831 से 1832 में कोल विद्रोह का नेतृत्व बुद्धू भगत ने किया था। कोल विद्रोह का मुख्यतः ब्रिटिश औपनिवेशिक शासन के अतिक्रमण और स्थानीय जमींदारों को साहूकार और व्यापारियों से शोषण का कारण में यह विद्रोह किए थे, तो इनको याद रखना। जो शोषण हो रहा था व्यापारियों, साहूकार और जमींदारों का, इसी के अतिक्रमण के हटाने के लिए इन्होंने विद्रोह किया था। 1832 की शुरुआत में कैप्टन विलिंगसन के नेतृत्व में ब्रिटिश सेना ने बुद्धू भगत और छिंदराई मानकी जैसे प्रमुख नेताओं ने। आगे बात कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा उलगुलान आंदोलन से संबंधित था, तो उसको याद रखना। बिरसा मुंडा उलगुलान आंदोलन से संबंधित थे। बिरसा मुंडा ने जल, जंगल और जमीन पर आदिवासियों के अधिकारों के लिए 24 दिसंबर 1899 को उलगुलान आंदोलन की शुरुआत किए थे। यह छोटा नागपुर यानी झारखंड के क्षेत्र में सर्वाधिक चर्चित विद्रोह था, जिसकी शुरुआत मुंडा जनजाति की पारंपरिक व्यवस्था खुंडकटकी की जमींदारी व्यवस्था में परिवर्तन का कारण में हुआ था, तो उसको याद रखना। आगे बात कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या करा, भोलानाथ सिंह निम्नलिखित में से किस विद्रोह आंदोलन के लीडर थे, तो उनको याद रखना। तमार विद्रोह के भोलानाथ जी लीडर थे, इनको याद रखना। भोलानाथ सिंह का संबंध तमार विद्रोह से था। यह विद्रोह 1789 में छोटा नागपुर के तमार के क्षेत्र में शुरू हुआ था, तो उसको याद रखना। कई चरणों में 1820 के दशक तक यह विद्रोह चला था, तो इसको याद रखना। निम्नलिखित में से कौन सा संथाल विद्रोह का भागीदारी नहीं था, तो उसको याद रखना। ताना भगत संथाल विद्रोह का भागीदारी नहीं था। संथाल विद्रोह वर्तमान में झारखंड में ईस्ट इंडिया कंपनी के और जमींदारी प्रथा के खिलाफ संथालों द्वारा किया गया था यह विद्रोह। इस विद्रोह की बात करेंगे तो 30 जून 1855 में शुरू किया गया था। इस विद्रोह का नेतृत्व सिद्धू कान्हू चांद और भैरव द्वारा इसका नेतृत्व किया गया था। ताना भगत आंदोलन 1914 में छोटा नागपुर के क्षेत्र में उत्पन्न हुआ था। इस आंदोलन की शुरुआत की बात करेंगे तो जतरा भगत ने इसकी शुरुआत की थी, तो इसको याद रखना। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के बारे में बात करेंगे। यहाँ से किस प्रकार के क्वेश्चन पुटअप किए जाते हैं उसको देख लेते हैं। क्वेश्चन हमारा क्या करा, 1925 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया और आशा और साहस की अभिव्यक्ति में उन्होंने कहा, स्वतंत्रता की लड़ाई में भय एक अक्षम्य विश्वासघात है और निराशा है एक अक्षम्य पाप है। तो इसमें आपको बताना है कौन सा ऑप्शन सही है। तो इसमें ऑप्शन नंबर जो सी दिया हुआ है, सरोजिनी नायडू जी ने यह कहा था।
1925 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष के रूप में श्रीमती सरोजिनी नायडू को चुना जाता है। इसमें बात करेंगे, कानपुर में आयोजित कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता करती है सरोजिनी नायडू जी। आगे बात कर लेते, पहली भारतीय महिला बनी थी कांग्रेस के अध्यक्ष। आशा और साहस की अभिव्यक्ति में उन्होंने कहा, स्वतंत्रता की लड़ाई में भय एक अक्षम्य विश्वासघात है और निराशा है एक अक्षम्य पाप है। तो ये इनका कथन है, तो इसको याद रखना। आगे बात कर लेते हैं, अगला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के उस अधिवेशन के स्थान का नाम बताइए जहां पूर्ण स्वराज को अपना अंतिम लक्ष्य घोषित किया गया। तो उसको याद रखना, लाहौर है। आगे बात कर लेते हैं, अनफैक्ट देख लेते हैं। वर्ष 1929 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का वार्षिक अधिवेशन की बात करेंगे तो लाहौर में हुआ था। इस ऐतिहासिक अधिवेशन में कांग्रेस ने प्रस्ताव पारित करके पूर्ण स्वराज को अपना अंतिम लक्ष्य घोषित किया था। जवाहरलाल नेहरू ने इस अधिवेशन के अध्यक्ष थे, तो उनको याद रखना। इसी अधिवेशन के दौरान 31 दिसंबर 1929 को स्वाधीनता का एक नया स्वीकृत तिरंगा झंडा फहराया गया था और 26 जनवरी 1930 को पहला स्वाधीनता दिवस घोषित किया गया था। तो उसको याद रखना, 26 जनवरी 1930 को पहला स्वाधीनता दिवस घोषित किया गया था। आगे बात कर लेते हैं, अगला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, पूर्ण स्वराज की मांग करने वाले प्रथम कार्यकर्ता का नाम बताइए। तो पूर्ण स्वराज का मांग करने वाले प्रथम कार्यकर्ता हमारे हर्षद मोहानी जी थे। पूर्ण स्वराज की मांग करने वाले प्रथम कार्यकर्ता प्रसिद्ध कवि एवं खिलाफत नेता हर्षद मोहानी जी थे। उन्होंने अहमदाबाद में 1921 में आयोजित कांग्रेस के अधिवेशन में पूर्ण स्वराज की मांग की। कांग्रेस के मंच से पहली बार पूर्ण स्वराज की मांग वर्ष 1929 में लाहौर के अधिवेशन में की गया था, जिसकी अध्यक्षता जवाहरलाल नेहरू कर रहे थे। तो इनको याद रखना, पहली बार पूर्ण स्वराज की मांग किसने किया था, तो हर्षद मोहानी जी ने किया था। उसके बाद में अगर कांग्रेस के मंच से पूर्ण स्वराज की मांग किसने किया था, तो इसको याद रखना, पंडित जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में 1929 में पूर्ण स्वराज की मांग वहां पर किया गया था। आगे बात कर लेते हैं, अगला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, पूर्ण स्वराज की मांग करने वाले प्रथम कार्यकर्ता का नाम बताइए। तो पूर्ण स्वराज का मांग करने वाले प्रथम कार्यकर्ता हमारे हर्षद मोहानी जी थे। पूर्ण स्वराज की मांग करने वाले प्रथम कार्यकर्ता प्रसिद्ध कवि एवं खिलाफत नेता हर्षद मोहानी जी थे। उन्होंने अहमदाबाद में 1921 में आयोजित कांग्रेस के अधिवेशन में पूर्ण स्वराज की मांग की। कांग्रेस के मंच से पहली बार पूर्ण स्वराज की मांग वर्ष 1929 में लाहौर के अधिवेशन में की गया था, जिसकी अध्यक्षता जवाहरलाल नेहरू कर रहे थे। तो इनको याद रखना, पहली बार पूर्ण स्वराज की मांग किसने किया था, तो हर्षद मोहानी जी ने किया था। उसके बाद में अगर कांग्रेस के मंच से पूर्ण स्वराज की मांग किसने किया था, तो इसको याद रखना, पंडित जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में 1929 में पूर्ण स्वराज की मांग वहां पर किया गया था। कांग्रेस की स्थापना तब की गई थी जब दिसंबर 1885 में देश भर के 72 प्रतिनिधि ने फिल इन द ब्लैंक आपको भरना है मुलाकात की थी। तो इसको याद रखना, कहाँ पर की थी, बॉम्बे में किया था। 72 प्रतिनिधियों के साथ में 1885 में कांग्रेस की स्थापना होती है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की बात करेंगे 1885 ईस्वी में बम्बई में किया गया था। एलन एक्टो ह्यूम ने की थी। एओ ह्यूम ने वायसराय लॉर्ड डफरिन की स्वीकृति से बम्बई में पहली बैठक आयोजित किया था। तो इसको याद रखना। कांग्रेस के पहले अध्यक्ष व्योमेश चंद्र बनर्जी थे। पहली बैठक की बात करेंगे तो 72 प्रतिनिधियों ने भाग लिया था, जो भारत के प्रांतों का प्रतिनिधित्व कर रहे थे। तो इनको याद रखना। आगे बात कर लेते हैं, अगले क्वेश्चन हमारा क्या कर रहा है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की बात करेंगे तो किसने किया था, तो इसको याद रखना, एलन एक्टो ह्यूम ने किया था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 28 दिसंबर 1850
28 दिसंबर 1885 में बम्बई के गोकुलदास तेजपाल संस्कृत विद्यालय में किया गया था, तो उसको याद रखना। इसकी संस्थापक एलन एक्टोह्यूम जी ने किया था, तो उसको याद रखना। यह कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन था जिसकी अध्यक्षता व्योमेश चंद्र बनर्जी ने किया था। आगे बात कर लेते हैं, अगला क्वेश्चन हमारा क्या करा। जब सुभाष चंद्र बोस ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष पद से इस्तीफा दिया तो उस पद प्रस्ताव किसे दिया गया था, तो उसको याद रखना। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को दिया गया था। सन 1939 में कांग्रेस अध्यक्ष पद के चयन हेतु मतभेद उत्पन्न हो गया था। बोस एवं पट्टाभी सीतारमैया के मध्य में हुए चुनाव बोस विजयी हुए थे, परंतु कांग्रेस कार्यकारिणी के सदस्य एवं गांधी जी के विरोधा स्वरूप उन्होंने अपने पद से इस्तीफा दे दिया था। बोस के पदत्याग के बाद में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद कांग्रेस कार्यकारिणी के अध्यक्ष बनाए गए। इस घटना को त्रिपुरी संकट के नाम से जाना जाता है, तो उसको याद रखना। त्रिपुरी संकट अगर पूछा जाए कब हुआ था तो 1939 में हुआ था। बात कर लेते हैं, अगला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है। सुभाष चंद्र बोस किस वर्ष कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष बने थे, तो उनको याद रखना। 1938 में अध्यक्ष बने थे। 1938 ईस्वी में कांग्रेस के हरिपुरा अधिवेशन की अध्यक्षता सुभाष चंद्र बोस ने की थी। इस अधिवेशन में राष्ट्रीय नियोजन समिति का गठन किया गया था। पूछा जाता राष्ट्रीय नियोजन समिति का गठन कब किया गया था, तो 1938 में किया गया था, जिसके अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू बनाए गए थे। वर्ष 1939 में त्रिपुरी अधिवेशन बोस पुनः अध्यक्ष बने, लेकिन कार्यकारिणी के गठन के प्रश्न पर गांधी जी विवाद हो जाने के कारण सुभाष चंद्र बोस ने अध्यक्ष पद से अपना त्याग पत्र दे दिया था। उसके बाद डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद बनते हैं। आगे बात कर लेते हैं, अगला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा। एलन एक्टोह्यूम एक सेवानिवृत्त अंग्रेजी ICS अधिकारी के वर्ष में भारतीय राष्ट्रीय संघ का गठन किया था। किस वर्ष में किया गया था गठन, तो इसको याद रखना। 1884 ईस्वी में गठन किया था। भारतीय राष्ट्रीय संघ की स्थापना 1884 में एलन एक्टोह्यूम ने किए थे। दादा भाई नौरोजी के सुझाव पर इसका नाम भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस कर दिया गया था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन की बात करेंगे 28 दिसंबर 1885 को बम्बई के ग्वालियर टैंक में स्थित गोकुल तेजपाल संस्कृत कॉलेज में हुआ था, तो उसको याद रखना। इस अधिवेशन में बात करेंगे तो 72 प्रतिनिधि ने भाग लिया था। इसकी अध्यक्षता व्योमेश चंद्र बनर्जी ने किया था। आगे बात कर लेते हैं, अगला क्वेश्चन हमारा क्या करा। महात्मा गांधी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष किस वर्ष बने थे, तो उनको याद रखना। 1924 में महात्मा गांधी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष बनते हैं। महात्मा गांधी 1924 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष बेलगांव कर्नाटक में आयोजित राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष बनते हैं, तो उनको याद रखना। आगे बात कर लेते हैं, अगला क्वेश्चन हमारा क्या करा। राष्ट्रीय गान सर्वप्रथम कब और कहाँ गाया गया था, तो उसको याद रखना। 27 दिसंबर 1911 में कलकत्ता में गाया गया था राष्ट्रीय गान का सर्वप्रथम, तो उसको याद रखना। राष्ट्रीय गान जनगण मन रविन्द्रनाथ टैगोर द्वारा लिखित यह पहली बार भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस सम्मेलन में 27 दिसंबर 1911 में कलकत्ता के अधिवेशन में गाया गया था, तो उसको याद रखना। आगे बात कर लेते हैं, अगला क्वेश्चन हमारा क्या करा। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की बात करेंगे तो कब हुआ था, तो उसको याद रखना। 1885 ईस्वी में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना होता है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 ईस्वी में एक्टोह्यूम द्वारा किया जाता है। इसका प्रथम अधिवेशन मुंबई के गोकुल तेजपाल संस्कृत कॉलेज के परिसर में हुआ था, तो उसको याद रखना। इसके प्रथम अध्यक्ष WC बनर्जी बने थे। प्रथम अधिवेशन में बात करेंगे तो 72 प्रतिनिधि ने भाग लिया था। उस समय भारत के वायसराय की बात करेंगे डफरिन जी थे और अध्यक्ष बनी थी एनी बेसेंट, तो इनको याद रखना। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष एनी बेसेंट बनी थी। प्रथम भारतीय पूछा जाए कौन बना था, तो सरोजिनी नायडू जी बनी थी। आगे बात कर लेते हैं, अगला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन की सर्वप्रथम किस मुसलमान ने अध्यक्षता की थी, तो उसको याद रखना। बदरुद्दीन तैयब ने अध्यक्षता की थी।
भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस भारत का सबसे प्राचीन राजनीतिक दल है, तो उसको याद रखना। इसकी स्थापना की बात करेंगे 28 दिसंबर 1885 ईस्वी में एवं द्वारा किया जाता है, जिसके प्रथम अध्यक्ष भवेश चंद्र बनर्जी बने थे। सन 1887 में मद्रास अधिवेशन के अध्यक्ष बदरुद्दीन तैयब जी बने, जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष बने थे, तो उनको याद रखना। आगे बात कर लेते हैं, महात्मा गांधी किस वर्ष कांग्रेस के अध्यक्ष बने थे, तो उनको याद रखना। 1924 में महात्मा गांधी अध्यक्ष बने थे। महात्मा गांधी सिर्फ एक बार बस 1924 में कांग्रेस बेलगांव के अधिवेशन में अध्यक्ष बने थे। महात्मा गांधी द्वारा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कितने अधिवेशनों का सभापतित्व किया गया था, तो उसको याद रखना। एक, महात्मा गांधी ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 39वां एकमात्र अधिवेशन की अध्यक्षता बेलगांव में 1924 में की थी, तो उसको याद रखना। आगे बात कर लेते हैं, अगला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के दौरान कांग्रेस मंत्रालयों ने कब इस्तीफा दिया था, तो उसको याद रखना। 1939 में इस्तीफा दिया था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के दौरान कांग्रेस मंत्रालयों ने अक्टूबर और नवंबर 1939 में इस्तीफा दिया था। बस 1937 के प्रांतीय चुनाव के बाद में कांग्रेस के 8 राज्यों में सरकार बनाया, लेकिन द्वितीय विश्व युद्ध में वायसराय के बिना विधानमंडल की सहमति के भारत को युद्ध में शामिल कर लिया। परिणामस्वरूप कांग्रेस मंत्रालय 8 माह शासन करने के बाद इस्तीफा दिया था, तो उसको याद रखना। 1939 में मुस्लिम लीग ने इसे मुक्ति दिवस एवं धन्यवाद दिवस के रूप में मनाया, तो उसको याद रखना। डॉक्टर अम्बेडकर ने भी इसका साथ दिया था, तो उसको याद रखना। तो ये कांग्रेस अधिवेशन से किस प्रकार के क्वेश्चन पुटअप किए गए उनको हमने डिस्कस कर लिया। ठीक है, मुस्लिम लीग के बारे में यहाँ से किस प्रकार से क्वेश्चन पूछे जाते हैं उसको देखते हैं। अगर आप किसी भी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए क्लास इंपॉर्टेंट है। आइए देखते हैं यहाँ से किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उसको देख लेते हैं। निम्नलिखित में से किसने भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान 16 अगस्त 1946 को प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस मनाया था, तो इसको याद रखना। किसने मनाया था? मुस्लिम लीग ने बनाया था। मुस्लिम लीग ने 16 अगस्त 1946 को 1946 ईस्वी को सीधी या प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस के रूप में मनाया था, तो इसको याद रखना। सर्वप्रथम प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस कलकत्ता में मनाया गया था। इस समय बंगाल में मुस्लिम लीग की सरकार थी, तो उसको याद रखना। तो बंगाल में मुस्लिम लीग की सरकार थी वहीं पर ये प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस के रूप में मनाया गया था 16 अगस्त 1946 को। आगे बात कर लेते हैं, अगला क्वेश्चन हमारा क्या करा। जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में मुस्लिम लीग अंतरिम सरकार में कब सम्मिलित हुई थी, तो इसको याद रखना। कब सम्मिलित हुआ था? तो 24 अगस्त 1946 को। ये गलत है, 24 अगस्त 1946 होना चाहिए था, यहाँ पे अगस्त होना चाहिए था। पंडित जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में 24 अगस्त 1946 को अंतरिम सरकार की घोषणा की गई थी। 2 सितंबर 1946 को इसका गठन किया गया। प्रारंभ में मुस्लिम लीग इसमें भाग नहीं ली थी, तो इसको याद रखना। लेकिन 26 अक्टूबर 1946 को मुस्लिम लीग की अंतरिम सरकार में शामिल हो गई थी, तो उसको याद रखना। तो पूछा जा सकता है मुस्लिम लीग कब शामिल हुआ था अंतरिम सरकार में, तो इसको याद रखना। 26 अक्टूबर को 1946 को मुस्लिम लीग शामिल हुआ था। आगे बात कर लेते हैं, अगला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है। मुस्लिम लीग के लाहौर सत्र में पाकिस्तान की मांग फिलिंदा फिलेंगा आपको भरना है की गई थी, तो उसको याद रखना। कब किया गया था? 1940 में किया गया था पाकिस्तान की मांग। 23 मार्च 1940 ईस्वी को मुस्लिम लीग ने लाहौर अधिवेशन में अध्यक्षता करते हुए मोहम्मद अली जिन्ना ने भारत से अलग होने के यानी मुस्लिम राष्ट्र पाकिस्तान की मांग की थी, तो इसको याद रखना। पाकिस्तान शब्द का जन्मदाता कौन है? तो रहमत अली थे, तो इनको याद रखना। आगे बात कर लेते हैं, अगला क्वेश्चन हमारा क्या करा है। निम्नलिखित मुस्लिम नेताओं में से किसने सबसे पहले 2 राष्ट्र का सिद्धांत प्रतिपादित किया था, तो उसको याद रखना। मोहम्मद इकबाल ने 2 राष्ट्र सिद्धांत प्रतिपादित किया था, तो उसको याद रखना। मोहम्मद इकबाल जी थे। भारतीय मुस्लिम नेताओं में मोहम्मद इकबाल ने सबसे पहले 2 राष्ट्र का सिद्धांत प्रतिपादित किया था। 2 राष्ट्र सिद्धांत के
अनुसार हिंदू और मुसलमान एक साथ नहीं रह सकते थे, अतः मुसलमानों के लिए एक अलग देश पाकिस्तान की मांग की गई थी। तो इसको याद रखना। सबसे पहले 2 राष्ट्र का मांग किसने किया था? मोहम्मद इकबाल ने किया था। आगे बात कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या करा? मुस्लिम लीग ने निम्नलिखित में से किस वर्ष में मुस्लिम बहुल क्षेत्रों के लिए स्वायत्तता के साधन की मांग करते हुए एक प्रस्ताव पारित किया था? तो इसको याद रखना। कब किया था? 1940 में ही किया था। मुस्लिम लीग ने 1940 में लाहौर अधिवेशन में मुस्लिम बहुल क्षेत्रों के लिए स्वायत्तता के साधन की मांग करते हुए प्रस्ताव पारित किया था। तो इसको याद रखना। भारत के मुस्लिम बहुल इलाकों को मिलाकर एक अलग देश बनाने की मांग किया था। उसका नाम पाकिस्तान रखने का विचार रहमत अली ने दिया था। तो उसको याद रखना। जनवरी 1933 में प्रकाशित एक पर्चे में रखा था। इसके अंतर्गत पंजाब, अफगान, कश्मीर और बलूचिस्तान शामिल थे। तो उसको याद रखना। आगे बात कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या करा? सीधी कार्रवाई दिवस की घोषणा किसने की थी? तो इसको याद रखना। किसने किया था? मोहम्मद अली जिन्ना ने सीधी कार्रवाई दिवस की घोषणा किया था। अन्य फैक्ट देख लेते हैं। सीधी कार्रवाई दिवस की घोषणा 16 अगस्त 1946 को पाकिस्तान की मांग करते हुए मोहम्मद अली जिन्ना ने किया था। तो उसको याद रखना। मुस्लिम लीग द्वारा प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस के माध्यम से पाकिस्तान को प्राप्त करना था। मोहम्मद अली जिन्ना ने घोषणा की या तो विभाजित भारत या तो नष्ट भारत होगा। प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस के रूप में 1946 को कलकत्ता किलिंग्स के रूप में भी जाना जाता है। तो इसको याद रखना। क्योंकि यह ब्रिटिश भारत के बंगाल प्रांत के कलकत्ता में मुसलमानों और हिंदुओं के बीच व्यापक सांप्रदायिक दंगों का दिन था। तो इसको याद रखना। आगे बात कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या करा? अखिल भारतीय मुस्लिम लीग के लाहौर प्रस्ताव को वर्ष फिल इन द ब्लैंक आपको भरना है, अंगीकृत किया गया था। कब अंगीकृत किया था? तो इसको याद रखना। 1940 में किया गया था। 23 मार्च 1940 को मुस्लिम लीग का वार्षिक अधिवेशन लाहौर में हुआ था। इसकी अध्यक्षता मोहम्मद अली जिन्ना ने की थी। इस अधिवेशन में ही पाकिस्तान के लिए प्रस्ताव पारित किया गया था। करेंगे तो फजलुल हक ने प्रस्तुत किया था। खलीक कुजम्मा ने इसका अनुमोदन किया था। आगे बात कर लेते हैं। पाकिस्तान नाम किस वर्ष में गढ़ा गया था? तो इसको याद रखना। 1933 में पाकिस्तान नाम दिया गया था। मुस्लिमों के लिए एक पृथक राज्य के रूप में पाकिस्तान शब्द को सर्वप्रथम कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय के छात्र चौधरी रहमत अली ने सन 1933 में दिया था। तो उसको याद रखना। आगे बात कर लेते हैं। मुस्लिम लीग की स्थापना किस शहर में हुआ था? तो इसको याद रखना। ढाका में हुआ था। मुस्लिम लीग की स्थापना नवाब सलीम उल्लाह के नेतृत्व में 30 दिसंबर 1906 ईस्वी में ढाका में तीसरे अधिवेशन में मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचक मंडल की मांग की गई, जिसे 1909 में पार्लियामेंट्री सुधार द्वारा स्वीकृत कर दिया था। तो इसको याद रखना। मुस्लिम लीग की स्थापना पूछा जाता है तो कब हुआ था? 30 दिसंबर 1906 में हुआ था ढाका में। तो इसको याद रखना। मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई थी? तो इसको याद रखना। 1906 में हुआ था। मुस्लिम लीग की स्थापना लॉर्ड मिंटो द्वितीय के कार्यकाल में आगा खां एवं सलीम उल्लाह खां दोनों लोग मिलकर 1906 में किया था। सलीम उल्लाह को इसका संस्थापक माना जाता है, जबकि आगा खां को मुस्लिम लीग के प्रथम अध्यक्ष के रूप में चुने गए थे। तो उनको याद रखना। आगे बात कर लेते हैं। मुस्लिम लीग के 1943 के कराची अधिवेशन में कौन सा नारा दिया गया था? तो उसको याद रखना। बांटो और छोड़ो नारा दिया गया था। मुस्लिम लीग के कराची अधिवेशन में दिसंबर 1943 में पाकिस्तान की मांग कर संकल्प पेश किया गया। बांटो और छोड़ो का नारा दिया गया। मोहम्मद अली जिन्ना मुस्लिम लीग के प्रमुख नेता थे। 23 मार्च 1943 को मुस्लिम लीग द्वारा पाकिस्तान दिवस मनाया गया था। उसको याद रखना। ये हमारे मुस्लिम लीग से जुड़े प्रश्न थे जो पूछे गए प्रीवियस ईयर्स में। तो आप सब इस वीडियो को पूरा देखिए। यहाँ से बार बार पुटअप किए जाते हैं क्वेश्चन। दिल्ली दरबार यहाँ से देखते हैं किस प्रकार के क्वेश्चन पुटअप किए जाते हैं, उसको देख लेते हैं। निम्नलिखित में से किस वर्ष ब्रिटेन के राजा जॉर्ज फिफ्थ और रानी मैरी
भारत आए थे तथा भारत की राजधानी को कलकत्ता से दिल्ली स्थानांतरित करने की घोषणा की थी। किस वर्ष आए थे तो इसको याद रखना। 1911 में कलकत्ता से राजधानी दिल्ली शिफ्ट होती है, दिल्ली दरबार का आयोजन होता है। ब्रिटेन की राजा जॉर्ज परचम और रानी मैरी वर्ष 1911 में भारत आए थे, दिल्ली दरबार का आयोजन होता है, यानी दिल्ली दरबार में राजधानी कोलकाता से दिल्ली स्थानांतरित कर दी जाती है। यह घोषणा 12 दिसंबर 1911 को हुई थी, यानी 1911 तक ब्रिटिश राज के दौरान कलकत्ता ही भारत की राजधानी बनी थी। 1958 में इलाहाबाद एक दिन के लिए भारत की राजधानी बनी थी। यह भी पूछा जा सकता है, एक दिन के लिए राजधानी कौन सा ऐसा सिटी था जो बना था, तो इसको याद रखना, इलाहाबाद था। 1912 में बात करेंगे, जब भारत की राजधानी कलकत्ता से दिल्ली स्थानांतरित हुई तब भारत के वायसराय लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय थे, तो इसको याद रखना। दिल्ली दरबार का आयोजन लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय के टाइम पीरियड में होता है। आगे बात कर लेते हैं, अगला क्वेश्चन हमारा क्या करा, दिल्ली दरबार में फिल इन द ब्लैंक आपको भरना है। किंग जॉर्ज परचम का राज्यारोहण हुआ था और इसी दरबार में किंग ने घोषणा की भारत की राजधानी को कलकत्ता से दिल्ली स्थानांतरित किया जाएगा। ये किस वर्ष घोषणा किए थे तो उसको याद रखना, 1911 में किए थे। वायसराय लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय ने 1911 में दिल्ली दरबार के भव्य दरबार का आयोजन करते हैं। इंग्लैंड के सम्राट जॉर्ज परचम और महारानी मैरी के स्वागत में किया था। इसी दरबार में भारत की राजधानी कलकत्ता से स्थानांतरित होकर दिल्ली शिफ्ट होती है। वर्ष 1912 में भारत की राजधानी कलकत्ता से बदलकर दिल्ली बन जाती है, तो इसको याद रखना, 1912 से हमारा दिल्ली की राजधानी बन जाती है। आगे बात कर लेते हैं, अगला क्वेश्चन हमारा क्या करा, 1911 में फिल इन द ब्लैंक आपका भरना। किंग जॉर्ज पंचम के राज्याभिषेक का जश्न मनाने के लिए एक दरबार का आयोजन किया गया। यहीं पर भारत की राजधानी को कोलकाता से दिल्ली स्थानांतरित करने का निर्णय की घोषणा भी की गई थी, पर दिल्ली दरबार का आयोजन किया गया था, तो इसको याद रखना, दिल्ली में। 1911 में दिल्ली में किंग जॉर्ज परचम के राज्याभिषेक का जश्न मनाने के लिए एक दरबार का आयोजन किया गया था। यहीं पर भारत की राजधानी को कलकत्ता से दिल्ली स्थानांतरित का निर्णय की घोषणा की गई थी, तो इसको याद रखना। आगे बात कर लेते हैं, अगला क्वेश्चन हमारा क्या करा, इनमें से कौन सी ब्रिटिश भारत 1773 से 1911 की राजधानी थी, तो इसको याद रखना, कलकत्ता था। 1773 से लेकर 1911, 1773 ईस्वी में कलकत्ता को ब्रिटिश भारत की राजधानी बनाया गया। उस समय बंगाल के गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग थे। 1773 से लेकर 1911 तक कलकत्ता ब्रिटिश भारत की राजधानी रही है, तो इसको याद रखना, 1773 से लेकर 1911 तक कलकत्ता ब्रिटिश भारत की राजधानी रही है। 1911 ईस्वी में जॉर्ज परचम और रानी विलियम मैरी ने भारत की यात्रा तथा दिल्ली में अभिषेक दरबार का आयोजन किया गया। 1911 ईस्वी में भारत की राजधानी कलकत्ता से दिल्ली स्थानांतरित किए जाने की घोषणा की गई। 1912 ईस्वी में दिल्ली भारत की राजधानी बन जाती है, तो इसको याद रखना, 1912 में दिल्ली भारत की राजधानी बन जाती है। आगे बात कर लेते हैं, अगला क्वेश्चन हमारा क्या करा, दिल्ली दरबार 1911 के दौरान दिल्ली की आधारशिला इनमें से किसने रखी थी, तो इसको याद रखना, जॉर्ज पंचम जी ने रखा था। दिल्ली दरबार के दौरान सम्राट जॉर्ज परचम ने दिल्ली की आधारशिला रखी एवं भारत की राजधानी कलकत्ता से दिल्ली स्थानांतरित किए। दिल्ली 1 अप्रैल 1912 से राजधानी बनी इंडिया की, तो इसको याद रखना। आगे बात कर लेते हैं, अगला क्वेश्चन हमारा क्या करा, नई दिल्ली को देश की राजधानी कब बनाई गई, तो इसको याद रखना, 1911 में बनाई गई। नई दिल्ली को देश की राजधानी 1911 में बनाने की घोषणा की गई थी। आगे बात कर लेते हैं, अगला क्वेश्चन हमारा क्या करा, भारत की राजधानी किस शहर से दिल्ली ले जाया गया, तो इसको याद रखना, कलकत्ता से ले जाया गया। लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय 1910 से 1916 ईस्वी के शासनकाल में राजधानी कलकत्ता से दिल्ली स्थानांतरित
करने की घोषणा की थी, तो इसको याद रखना। आगे बात कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या करा है, किंग जॉर्ज परचम तथा क्वीन मैरी की यात्रा की याद में 1911 में भारत का कौन सा लोकप्रिय पर्यटन स्थल बनाया गया, तो उसको याद रखना। गेटवे ऑफ इंडिया बनाया गया था। वायसराय लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय द्वारा 1911 में दिल्ली दरबार का आयोजन किया गया, जिसमें किंग जॉर्ज परचम तथा क्वीन मैरी आमंत्रित किया गया था। उनके आगमन के उपलक्ष्य में स्वागत हेतु बम्बई में समुद्र तट पर एक भव्य प्रवेश द्वार बनाया गया था, जिसे गेटवे ऑफ इंडिया कहा गया। यह एक लोकप्रिय पर्यटन स्थल के रूप में भी प्रसिद्ध है, तो इसको याद रखना। किंग जॉर्ज परचम और क्वीन मैरी के आमंत्रित पर यह आगमन के उपलक्ष्य में स्वागत के लिए गेटवे ऑफ इंडिया बनाया गया था। आगे बात कर लेते हैं। अगला टॉपिक हमारा है होम रूल आंदोलन से किस प्रकार के क्वेश्चन पुटअप किए जाते हैं, उसको देख लेते हैं। क्वेश्चन हमारा क्या करा, लंदन में भारतीय होम रूल सोसाइटी की स्थापना किसके द्वारा की गई थी, तो इसको याद रखना। श्याम जी किशोर वर्मा द्वारा लंदन में होम रूल सोसाइटी की स्थापना की गई थी। लंदन में भारतीय होम रूल सोसाइटी की स्थापना श्याम जी किशोर वर्मा द्वारा 1905 में किया जाता था, उसको याद रखना। आगे बात कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या करा, सन 1915 से 1916 में किसके नेतृत्व में 2 होम रूल लीग शुरू किया गया था, तो उसको याद रखना। एनी बेसेंट और लोकमान्य तिलक द्वारा चलाया गया था, तो उसको याद रखना। 15 से 16 के मध्य में होम रूल आंदोलन चलता है। भारत में होम रूल लीग की स्थापना का प्रयास एनी बेसेंट और बाल गंगाधर तिलक ने किया था। अप्रैल 1916 में तिलक ने होम रूल की स्थापना किया था और सितंबर 1916 में एनी बेसेंट जी ने किया था। तिलक ने मराठा एवं केसरी तथा एनी बेसेंट ने कॉमनवेल्थ एवं न्यू इंडिया नामक समाचार पत्र निकाले थे, तो उनको याद रखना। ये पूछा जाता है तिलक का क्या था, मराठा और केसरी। एनी बेसेंट का याद रखना कॉमनवेल्थ एवं न्यू इंडिया था इनका समाचार पत्र। एनी बेसेंट कांग्रेस की प्रथम महिला थी जो 1917 में अध्यक्षता बनी थी कांग्रेस की, तो इसको याद रखना। वही हम बात कर लेते हैं, तिलक कभी कांग्रेस के अध्यक्ष नहीं बन पाए थे, तो उनको याद रखना। आगे बात कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या करा, निम्न में से कौन मुख्य रूप से मद्रास के होम रूल लीग स्थापना से संबंधित थे, इनको याद रखना। स्थापना से संबंधित थे एनी बेसेंट जी संबंधित थी, तो इनको याद रखना। 1915 ईस्वी एवं 1916 ईस्वी में 2 होम रूल लीगों की स्थापना होती है। पूरे होम रूल लीग की स्थापना बाल गंगाधर तिलक द्वारा किया जाता है। वहीं मद्रास होम रूल लीग की स्थापना की बात करेंगे एनी बेसेंट द्वारा किया जाता है। वही हम बात कर लेंगे तिलक के होम रूल लीग का स्वरूप कैसा था, क्षेत्रीय था। और एनी बेसेंट की लीग की बात करेंगे तो स्वरूप अखिल भारतीय स्तर पर था, तो इसको याद रखना। आगे बात कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, भारत में स्वशासन प्राप्त करने के उद्देश्य से सितंबर 1916 में मद्रास में भारतीय राष्ट्रीयवादी बाल गंगाधर तिलक और भारतीय स्वतंत्रता सेनानी फिल इन द ब्लैंक आपको भरना द्वारा होम रूल की स्थापना की गई थी, तो इसको याद रखना। एनी बेसेंट थी। बाल गंगाधर तिलक और एनी बेसेंट दोनों ने मिलकर होम रूल की स्थापना किए थे। भारत में स्वशासन प्राप्त करने के उद्देश्य में सितंबर 1916 में मद्रास में भारतीय राष्ट्रीयवादी बाल गंगाधर तिलक द्वारा होम रूल की स्थापना की जाती है। वहीं स्वतंत्रता सेनानी एनी बेसेंट होम रूल की स्थापना की थी, तो दोनों लोगों ने होम रूल की स्थापना किए थे। इसके सचिव की बात करेंगे तो जॉर्ज अरोडेंडेल थे। और 20 अगस्त 1917 को भारत सचिव मॉन्टेग्यू ब्रिटिश संसद में एक प्रस्ताव पारित किया, जिसमें भारत को उत्तरदायी शासन प्रदान करने की बात की। इसके फलस्वरूप एनी बेसेंट होम रूल की समाप्ति करने की घोषणा करती हैं, तो इनको याद रखना।
आगे बात कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, होम रूल लीग आंदोलन के संस्थापक कौन थे, तो उनको याद रखना। एनी बेसेंट थी। होम रूल आंदोलन तिलक और एनी बेसेंट दोनों द्वारा स्थापना किया गया था। इनका उद्देश्य था स्वशासन प्राप्त करना। तिलक द्वारा 28 अप्रैल 1916 को किया जाता है पुणे में। वहीं एनी बेसेंट द्वारा ऑल इंडिया होम रूल की स्थापना की जाती है 1916 में। तो दोनों लोग को याद रखना। 28 अप्रैल 1916 को तिलक द्वारा होम रूल की स्थापना की जाती है और सितंबर 1916 में एनी बेसेंट द्वारा किया जाता है। आगे बात कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, 1915 से 1916 में स्थापित होम रूल लीग निम्न में से किसकी सहायता इकाई के रूप में काम करती थी, तो इसको याद रखना। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस सहायता की इकाई में काम किया। 1915 से 1916 में स्थापित होम रूल लीग भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की सहायता इकाई के रूप में काम करती थी, तो इसको याद रखना। इस आंदोलन का उद्देश्य स्वराज की प्राप्ति था, परंतु इस आंदोलन में सशस्त्रों का प्रयोग की अनुमति नहीं था। तो ये होम रूल से किस प्रकार के क्वेश्चन पुटअप किए गए हैं प्रीवियस ईयर्स में, जितने भी क्वेश्चन बन सकते थे सभी हमने देख लिया। अगर आप किसी भी कंपटीशन की तैयारी करें तो आपके लिए क्लास इंपॉर्टेंट है। लखनऊ समझौता से किस प्रकार से क्वेश्चन पुटअप किए गए प्रीवियस ईयर्स में, उसको देख लेते हैं। आइए देखते हैं इसमें हमारा पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और अखिल भारतीय मुस्लिम लीग ने प्रसिद्ध फिल इन द ब्लैंक आपको भरना है के माध्यम से अंग्रेजों के खिलाफ भारत के संघर्ष के लिए एक साथ आने का फैसला किया था। कौन सा वो जगह था जहाँ पर एक साथ आने का फैसला किया था, वो लखनऊ पैक्ट था, जो कि 1916 में होता है लखनऊ पैक्ट, याद रखना। इसे लखनऊ समझौता के नाम से भी जाना जाता है। यह 1916 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और अखिल भारतीय मुस्लिम लीग यानी दोनों एक साथ मंच पर आते हैं और अंग्रेजों के खिलाफ भारत के संघर्ष का फैसला लेते हैं, तो इसको याद रखना। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और अखिल भारतीय मुस्लिम लीग प्रसिद्ध लखनऊ पैक्ट यानी 1916 से अंग्रेज के खिलाफ भारत के संघर्ष के लिए एक साथ आने का फैसला करते हैं। यह हम लोगों ने व्याख्या देख लिया, तो इसको जरूर तैयार कर लेना, इम्पॉर्टेंट है। लखनऊ पैक्ट प्रीवियस ईयर्स में बार बार रिपीट किए गए क्वेश्चन है, तो इसको नोट जरूर कर लेना। आगे बात कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, 1916 का लखनऊ समझौता महत्वपूर्ण था क्योंकि इसके बाद कांग्रेस ने आगे आपको बताना है क्या किया था, तो इसको याद रखना। इसके आगे कांग्रेस मुस्लिम लीग के साथ गठबंधन किया था, यानी दोनों कांग्रेस और मुस्लिम लीग दोनों एक साथ मंच पर आ गए थे अंग्रेजी शासन के खिलाफ। 1916 ईस्वी में लखनऊ का कांग्रेस अधिवेशन होता है और सूरत अधिवेशन 1907 से कांग्रेस विभाजन हो गया था, तो उसको याद रखना। और ये 1916 तक विभाजित रहा। एनी बेसेंट ने गरम दल और नरम दल को कांग्रेस के मंच पर पुनः एक साथ लाने का सफल प्रयास किया, जो कि 1916 ईस्वी में कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता अंबिका चरण मजूमदार जी कर रहे थे, तो इनको याद रखना। लखनऊ अधिवेशन का अध्यक्षता कौन कर रहे थे, तो अंबिका चरण मजूमदार कर रहे थे। दिसंबर 1916 ईस्वी में मुस्लिम लीग और कांग्रेस दोनों लखनऊ में वार्षिक अधिवेशन में शामिल हुए और दोनों एक साथ होने का यह समझौता किया। यह समझौता लखनऊ समझौता या कांग्रेस लीग योजना के नाम से जाना जाता। दोनों ही नाम याद रखना क्योंकि नाम चेंज करके पुटअप किया जा सकता है, तो दोनों जरूर तैयार कर लेना, इम्पोर्टेंट है ये। तो दिसंबर 1916 में ये कांग्रेस का वार्षिक अधिवेशन था, इसी में दोनों एक साथ ब्रिटिश के खिलाफ लड़ाई करने के लिए फैसला लेते हैं। आगे बात कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, दिसंबर 1916 में दोनों पक्षों के संयुक्त सत्र में फिल इन द ब्लैंक आपको भरना। संधि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच एक समझौता हुआ था, तो समझौता कौन सा, तो इसको याद रखना, लखनऊ का समझौता हुआ था। लॉर्ड चैम्सफोर्ड के शासनकाल 1916 से 1921 तक के इनका शासन पीरियड था। दिसंबर 1916 में आयोजित कांग्रेस का 31वां अधिवेशन था, यह वार्षिक अधिवेशन था, इसको याद रखना, लखनऊ में आयोजित किया गया था।
इसकी अध्यक्षता किसने किया था? अंबिका चरण मजूमदार जी कर रहे थे इसकी अध्यक्षता। इस अधिवेशन में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और मुस्लिम लीग दोनों एक साथ होने के समझौता करते हैं। और इनमें सबसे बड़ा सहयोग किसका रहा? एनी बेसेंट जी का रहा, दोनों लोग को एक साथ मंच पर लाने पर। और ये विभाजित कब हुए थे? सूरत अधिवेशन 1907 में विभाजित हुए थे, यह 1916 तक विभाजित रहे, तो इसको याद रखना। बंगाल विभाजन से किस प्रकार से क्वेश्चन पुटअप किए जाते हैं उसको देख लेते हैं। आइए देखते हैं यहाँ से किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे गए प्रीवियस ईयर्स में, उसको देख लेते हैं। बंगाल के विभाजन ने पूरे भारत में लोगों को क्रोधित कर दिया और डेल्टा आंध्र में स्वदेशी आंदोलन हुआ था। इसे निम्नलिखित में से किस नाम से जाना जाता है? तो उसको याद रखना, वंदे मातरम आंदोलन के नाम से जाना जाता है। वंदे मातरम आंदोलन 1905 के बंगाल विभाजन की घोषणा के बाद 11 फरवरी 1907 को आंध्र प्रदेश में शुरू किया गया था, तो इसको याद रखना। ये बंगाल विभाजन के बाद में ये आंदोलन शुरू किया गया था। इस आंदोलन के प्रमुख नेता के बारे में बात कर लेते हैं। तो हरीश बोरथामा राव, पिंगली लक्ष्मी नारायण, कशिन धुनी वीरा, मल्लया, बोधी नारायण राव, ये सभी लोग इस आंदोलन से जुड़े हुए थे। अप्रैल 1907 में विपिन चंद्र पाल ने विजयवाड़ा और मसूलीपट्टनम की यात्रा की और स्वदेशी और वंदे मातरम की उत्पत्ति और अर्थ पर भाषण दिया था, तो इसको याद रखना। यह स्वदेशी आंदोलन इम्पोर्टेंट। बंगाल में फिल इन द ब्लैंक आपको भरना। आंदोलन के दौरान तिरंगा झंडा लाल हरा पीला डिजाइन किया गया, इसका कारण क्या था? तो इसको याद रखना, स्वदेशी आंदोलन। आइए इसकी व्याख्या देख लेते हैं। व्याख्या में क्या कह रहा है? बंगाल में स्वदेशी आंदोलन के दौरान तिरंगा झंडा लाल हरा नीला पीला डिजाइन किया गया। स्वदेशी आंदोलन 1905 में भारतीय राष्ट्रवादियों द्वारा शुरू किया गया था, तो उसको याद रखना, जो बंगाल विभाजन के खिलाफ था। आगे बात कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है? निम्नलिखित में से किसे स्वदेशी आंदोलन का प्रमुख कारण माना जाता है? तो उसको याद रखना, बंगाल को विभाजित करने का निर्णय इसका प्रमुख कारण माना जाता है। इसके व्याख्या में देखते हैं। स्वदेशी आंदोलन मुख्यतः कर्जन द्वारा बंगाल विभाजन के प्रतिक्रिया स्वरूप शुरू किया गया था, तो उसको याद रखना। 1905 में यानी अगस्त 1905 में कलकत्ता के टाउन हॉल में आयोजित एक बैठक में इसकी औपचारिक शुरुआत हुई थी, तो इसको याद रखना। स्वदेशी आंदोलन को बंग भंग विरोधी आंदोलन भी कहा जाता है, तो याद रखना, ये इम्पोर्टेंट है, पूछा जा सकता है। आगे बात कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या करा? बंगाल का विभाजन 1905 यानी ब्रिटिश वायसराय फिल इन द ब्लैंक आपको भरना द्वारा किया गया था। किस ब्रिटिश वायसराय द्वारा किया गया था? तो उसको याद रखना, कर्जन द्वारा बंगाल का विभाजन किया गया था। बंगाल विभाजन लॉर्ड कर्जन के समय में वर्ष 1905 में हुआ था, तो इसको याद रखना। यह विभाजन लॉर्ड कर्जन ने प्रशासनिक सुधार के नाम पे लोगों में राष्ट्रवाद की भावना को नष्ट करने और हिंदू और मुस्लिम में फूट डालने के उद्देश्य से किया गया था। बंगाल विभाजन के बाद बंगाल के लोगों ने स्वदेशी आंदोलन चलाया था। यह आंदोलन बंगाल विभाजन के विरोध में चलाया गया था, तो उसको याद रखना। स्वदेशी आंदोलन चलाने का मुख्य कारण क्या था? बंगाल का विभाजन था। आगे बात कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या पूछा गया था? वर्ष 1905 में बंगाल के विभाजन के दौरान भारत के वायसराय कौन थे? तो उसको याद रखना, भारत के वायसराय लॉर्ड कर्जन थे जब बंगाल का विभाजन हुआ था। आगे बात कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है? ब्रिटिश भारत सरकार ने बंगाल के विभाजन को लागू करने के निर्णय की घोषणा कब की थी? तो उसको याद रखना, 19 जुलाई 1905 में बंगाल विभाजन की निर्णय की घोषणा की थी, तो उसको याद रखना। इसके व्याख्या में देखते हैं। ब्रिटिश सरकार द्वारा बंगाल विभाजन का निर्णय लॉर्ड कर्जन के कार्यकाल 1899 से 1905 के मध्य में लिया गया था, तो उसको याद रखना, इन्हीं के शासन पीरियड में लिया गया था। इस निर्णय की घोषणा 19 जुलाई 1905 को की गई थी और 16 अक्टूबर 1905 से लागू हुआ था, तो उसको याद रखना। घोषणा और लागू दोनों में अंतर है। ये जुलाई में घोषणा किया जाता है विभाजन और अक्टूबर से लागू किया जाता है, तो दोनों तारीख याद रखना, यह पूछा जाता है। इस विभाजन का मुख्य कारण बंगाल में राष्ट्रवाद की वृद्धि को दुर्बल करना था। जो राष्ट्रवाद की भावना बढ़ रही थी बंगाल में,
उसको दुर्बल करने का कारण बंगाल विभाजन किया गया था, तो उसको याद रखना। आगे बात कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या करा, निम्नलिखित में से किसने बंगाल के विभाजन 1905 के विरोध में हुए आंदोलन का नेतृत्व किया था, तो इसको याद रखना। किसने नेतृत्व किया था? सुरेंद्र नाथ बनर्जी जी ने इसका नेतृत्व किया था। इसके व्याख्या में देखेंगे, ब्रिटिश सरकार ने 19 जुलाई 1905 में बंगाल विभाजन का निर्णय लिया। तत्पश्चात 7 अगस्त 1905 को कलकत्ता के टाउन हॉल में संपन्न एक बैठक में स्वदेशी आंदोलन की घोषणा हुई तथा बहिष्कार प्रस्ताव पारित हो गया। बंगाल विभाजन 16 अक्टूबर 1905 को लागू हुआ। रविन्द्रनाथ टैगोर के सुझाव पर इसी दिन बंगाल में शोक दिवस के रूप में मनाया गया था, तो उसको याद रखना। इन्हीं के सुझाव पर संपूर्ण बंगाल में इसी दिन राखी दिवस भी मनाया गया। इस आंदोलन का नेतृत्व सुरेंद्र नाथ बनर्जी द्वारा किया गया था, तो उसको याद रखना। इसमें तीनों ही फैक्ट इंपॉर्टेंट है। 7 अगस्त 1905 को कलकत्ता के टाउन हॉल से संपन्न बैठक में स्वदेशी आंदोलन की घोषणा किया गया था। पूछा जाएगा स्वदेशी आंदोलन का घोषणा कब किया गया था, तो इसको याद रखना। 7 अगस्त 1905 को यह घोषणा किया गया था। और बंगाल विभाजन की घोषणा कब किया गया था, तो 19 जुलाई 1905 में घोषणा किया गया था। बंगाल विभाजन लागू कब से किया गया? 16 अक्टूबर 1905 को लागू किया गया था बंगाल विभाजन। और इसके नेतृत्व कौन कर रहे थे स्वदेशी आंदोलन का, तो इसको याद रखना, सुरेंद्र नाथ बनर्जी जी कर रहे थे। आगे बात कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या करा, अंग्रेजों से आज़ादी के लिए लड़ रहे भारतीयों द्वारा उठाई गई शपथ की वे सिर्फ भारतीय निर्मित सामानों विशेष रूप से कपड़े का उपयोग करेंगे। फिल इन द ब्लैंक आपको भरना। आंदोलन कहा जाता है, तो उसको याद रखना। स्वदेशी आंदोलन इसको कहा जाता है। इसके व्याख्या में देखते हैं। 7 अगस्त 1905 ईस्वी में बंगाल विभाजन के विरोध में कलकत्ता के टाउन हॉल में स्वदेशी आंदोलन की घोषणा किया गया था। यह दिन याद रखना। स्वदेशी आंदोलन घोषणा कब किया गया था? 7 अगस्त 1905 में यह घोषणा किया गया था। इस आंदोलन में विदेशी सामानों यानी कपड़े, स्कूलों और विशेष रूप से इन सभी का बहिष्कार किया गया था। आगे बात कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या करा, लॉर्ड कर्जन के बंगाल विभाजन के पीछे निम्नलिखित से कौन से एक मकसद नहीं थे, तो उसको याद रखना। कौन सा मकसद नहीं था? सरकार के प्रशासनिक भार को सहज बंद करना, ये मकसद नहीं था। बंगाली राष्ट्रीयता के मूल पर हमला करना, ये कारण था। बांटो और शासन करो, ये नीति थी इनकी। ब्रिटिश राज की शक्ति का प्रदर्शन था, तो ये सभी सही थे। लेकिन हमारा जो डी ऑप्शन दे रखा है ये गलत था। सरकार के प्रशासनिक भार को सहज करना, ये इसका उद्देश्य नहीं था। आइए व्याख्या देख लेते हैं। लॉर्ड कर्जन ने बंगाल विभाजन का कारण जनता को बताया कि जरूरी प्रशासनिक असुविधा के कारण बंगाल का विभाजन करना पड़ा, परंतु उसका मकसद बंगाल की राष्ट्रीयता को भंग करना था, सांप्रदायिकता को बढ़ावा देना था, ताकि अंग्रेज बांटो और शासन करो की नीति पर सफल हो सके। 19 जुलाई 1905 को बंगाल विभाजन का निर्णय लिया गया। 7 अगस्त 1905 को कलकत्ता में बंगाल विभाजन के विरुद्ध में ऐतिहासिक बहिष्कार प्रस्ताव पारित हुआ। शस्त्र अपनाने का पर बल दिया गया था, तो यहाँ पर याद रखना। ये 16 अक्टूबर 1905 ईस्वी में बंगाल विभाजन लागू किया जाता है और इसी दिन शोक दिवस के रूप में मनाया गया था बंगाल में, तो इसको याद रखना। आगे बात कर लेते हैं। अगला टॉपिक हमारा क्या, महात्मा गांधी एवं उनसे प्रारंभिक आंदोलन किस प्रकार से यहाँ से क्वेश्चन पुटअप किए गए उसको देख लेते हैं। 1919 में गांधी जी ने फिल इन द ब्लैंक आपको भरना खिलाफ सत्याग्रह का आह्वान किया, जिस अधिनियम के अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता जैसे मौलिक अधिकारों पर अंकुश लगाया गया और पुलिस शक्तियों को मजबूत किया। तो इसमें से कौन सा ऑप्शन सही है, तो उसको याद रखना, रॉलेट एक्ट। व्याख्या में देखते हैं इसकी व्याख्या में क्या करा। 1919 में गांधी जी ने रॉलेट एक्ट अधिनियम के खिलाफ सत्याग्रह का आह्वान किया था। इस अधिनियम ने अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता जैसे मौलिक अधिकारों का अंकुश लगाया गया था और पुलिस शक्तियों को मजबूत किया गया। इसके अनुसार किसी भी संदेह पद
व्यक्ति को बिना मुकदमा चलाए गिरफ्तार किया जा सकता था, परंतु उसके विरुद्ध में ना कोई अपील, ना कोई दलील, ना कोई वकील किया जा सकता था। तो इसी कारण इस सत्याग्रह का आह्वान किए थे गांधी जी ने, तो इसको याद रखना। आगे बात कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या करा, निम्नलिखित में से महात्मा गांधी का कौन सा सत्याग्रह नील कृषकों की समस्याओं से जुड़ा था, तो उसको याद रखना। चंपारण सत्याग्रह था जो नील के कृषकों से समस्याओं से जुड़ा हुआ था। आगे बात कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या करा, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन की निम्नलिखित घटनाओं को उनके घटित होने के वर्ष से मिलान करना आपको। बारदौली में किसान आंदोलन कब हुआ था, तो उसको याद रखना। कब हुआ था, 1928 में हुआ था किसान आंदोलन। बारदौली का किसान आंदोलन 1928 में हुआ था। महात्मा गांधी ने नौखली की यात्रा कब किए थे, तो उनको याद रखना। कब किए थे, 1946 में किए थे। गांधी जी ने लंगोटी पहनना कब छोड़ दिया था, तो उसको याद रखना। 1921 से गांधी जी ने लंगोटी पहनना छोड़ दिया था। अहमदाबाद मजदूरों मिल हड़ताल कब हुआ था, तो 1918 में हुआ था। तो ये सभी इंपॉर्टेंट है, इनको नोट कर लेना। इसके अनुसार देख लेते कौन सा ऑप्शन हमारा सही है। तो इसके अनुसार ऑप्शन नंबर सी हमारा सही जाता है। पहले का डी, दूसरे का सी, तीसरे का ए और चौथे का बी। तो इसको याद रखना। हम मिल हड़ताल हुआ था 1918 में, लंगोटी पहनना छोड़ दिए थे 1921 में, यात्रा किए थे 1946 में, बारदौली सत्याग्रह कब हुआ था, 1928 में हुआ था। इसके व्याख्या में देख लेते हैं। बारदौली में किसान आंदोलन कब हुआ था, 1928 में हुआ था। महात्मा गांधी ने नौखली की यात्रा कब किए थे, 1946 में किए थे। गांधी जी ने लंगोटी पहनना कब शुरू किया था, तो उसको याद रखना। 1921 से गांधी जी ने लंगोटी पहनना शुरू कर दिया था। अहमदाबाद मिल में मजदूर की हड़ताल कब किए थे, तो 1918 में किए थे। ये सभी इंपॉर्टेंट है, इनको नोट कर लेना। यहाँ से बार बार पुटअप किए गए क्वेश्चन है। ये पेट में पूछा हुआ क्वेश्चन है, गांधी जी ने लंगोटी पहनना कब शुरू किया गया था, तो लोग वहाँ पर मजाक बनाए थे, लेकिन नहीं, इस डेट को जरूर याद रखना। 1921 से गांधी जी ने लंगोटी पहनना शुरू कर दिया था। आगे बात कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, गांधी के सत्याग्रह सिद्धांत के संदर्भ में निम्न में से क्या सही नहीं है, तो इसको आपको पहचान करना है, तो इसको याद रखना। इसमें परहेज जो दिया हुआ ये सही नहीं है। इसकी व्याख्या में देखते हैं। गांधी के सत्याग्रह सिद्धांत के अनुसार सत्याग्रही का उद्देश्य शत्रु को पराजित करना नहीं है, बल्कि उसका हृदय परिवर्तन कर उसे अपना अनुकूल बनाना, तो उसको याद रखना। इनके सिद्धांत में अहिंसा, सत्यता और किसी सजा का प्रतिकार ना करना, ये सभी शामिल थे इनमें, तो इनको याद रखना। यह अहिंसा के मार्ग पे चलते थे गांधी जी। आगे बात कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, चंपारण सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया था, तो इसको याद रखना। महात्मा गांधी जी ने किया था। आइए इसकी व्याख्या में देखते हैं। चंपारण सत्याग्रह 1917 के नेतृत्व गांधी जी ने किया था। 1915 ईस्वी में दक्षिण अफ्रीका से लौटने के बाद गांधी जी का यह प्रथम सफल सत्याग्रह था। उन्होंने यह सत्याग्रह एक किसान राजकुमार शुक्ल के आग्रह पर किया था, तिनकटैया पद्धति को समाप्त करने के लिए, तो इसको याद रखना। आगे बात कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, महात्मा गांधी भारत के फिल इन द ब्लैंक आपको भरना है के विरुद्ध थे, तो इसको याद रखना। तीव्र औद्योगिकीकरण के विरुद्ध थे गांधी जी। इनकी व्याख्या में देखते हैं। महात्मा गांधी भारत के तीव्र औद्योगिकीकरण के विरुद्ध। इसकी व्याख्या में देखते हैं। महात्मा गांधी भारत के तीव्र औद्योगिकीकरण के विरुद्ध थे। इस बात को गांधी जी ने अपनी पुस्तक हिंद स्वराज में खुद लिखा है, तो इसको याद रखना।
भारत में तीव्र औद्योगिकीकरण से सैकड़ों भारतीय मजदूर, बुनकर, जुलाहे, अन्य आम जनता बेरोजगार हो गई थी, अतः इसके विरोधी थे गांधी जी, तो उसको याद रखना। जबकि पंडित जवाहरलाल नेहरू इसके पक्ष में थे, यानी समर्थन में थे। आगे बात कर लेते हैं, अगला क्वेश्चन। महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका में किस वर्ष में पहुंचे, तो इसको याद रखना। 1893 में महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका पहुंचे थे। महात्मा गांधी सेठ अब्दुल्ला के निमंत्रण पर 1893 में दक्षिण अफ्रीका एक मुकदमा लड़ने के लिए गए थे, तो इसको याद। लेकिन यहाँ भारतीयों के साथ भेदभाव देखकर गांधी अंदर से विचलित हो गए। डबरन से प्रोटोरिया की यात्रा में गांधी जी इसके खुद का शिकार हो गए, तो इसको याद रखना। यहाँ भारतीयों के प्रति बहुत भेदभाव देखा गया था। आगे बात कर लेते हैं, अगला क्वेश्चन हमारा क्या करा। महात्मा गांधी के किस अमेरिकी जीवनी लेखक ने लिखा था। असहयोग भारत और गांधी जी के जीवन युग का नाम बन गया, तो उसको याद रखना। किसने लिखा था? लुई फिशर जी ने लिखा था। असहयोग भारत और गांधी जी के जीवन में एक युग का नाम बन गया है, तो उसको याद रखना। ये फिशर जी के कथन है। महात्मा गांधी की जीवनी अमेरिकी लेखक लुई फिशर ने लिखा था। असहयोग भारत और गांधी जी के जीवन में एक युग का नाम बन गया है, ये किसने लिखा था? लुई फिशर जी ने लिखा था। मोहनदास करमचंद गांधी का जन्म 2 अक्टूबर 1869 ईस्वी को गुजरात के पोरबंदर में हुआ था। गांधी जी के राजनीतिक गुरु गोपाल कृष्ण गोखले जी थे। असहयोग आंदोलन की शुरुआत 1 अगस्त 1920 में हुआ था, तो इसको याद रखना। आगे बात कर लेते हैं, अगला क्वेश्चन हमारा क्या करा। महात्मा गांधी ने निम्नलिखित में से किसे अपना राजनीतिक गुरु माना था, तो इसको याद रखना। गोपाल कृष्ण गोखले को अपना राजनीतिक गुरु माना था। राजनीतिक गुरु गोपाल कृष्ण गोखले को माना था, तो इसको याद रखना है।